तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त गाइड मेंटर भाई, आप जो कहना चाहें डॉक्टर युवराज, फिर से आ गया हूं आपके लिए क्रियाशारी का एक और लेक्चर लेकर। तो इसमें हम जानेंगे कि दोषों के वृद्धि और क्षय के बारे में, कि दोष कैसे वृद्धि को प्राप्त करते हैं, कैसे क्षय को प्राप्त करते हैं, कैसे उनमें वृद्धि होती है, क्या कारण है जो उनमें वृद्धि करते हैं, क्या कारण है जो उनमें क्षय होता है। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हम 3 दोषों के बारे में बड़े अच्छे से पढ़ के आए हैं, बस अब उनका वृद्धि और क्षय देखना रह गया है। तो इस लेक्चर में हम इनके वृद्धि और क्षय के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्यों जरूरी है कि हम इसके वृद्धि और क्षय के बारे में जानें। ऐसा क्यों जरूरी है? तो आचार्यों ने कहा है कि रोगस्तु दोष वैषम्यम दोष साम्यम अरोगता, कि जब रोगता और अरोगता यानी कि जो रोग है, रोग के बारे में बताया, तो आचार्य कहते हैं कि रोगस्तु दोष वैषम्यम, कि दोषों में विषमता आना ही रोग है। किसी भी व्याधि की उत्पत्ति तभी होती है जब दोषों में विषमता आ जाए, यानी कि दोष अपने साम्य अवस्था से, अपने बैलेंस स्टेट से या तो बढ़ जाएं यानी कि वृद्धि प्राप्त कर जाएं, या फिर घट जाएं यानी कि क्षय को प्राप्त कर जाएं। तो इसी अवस्था को, जो विषमता की अवस्था है, या तो बढ़ गई या घट गई, तो इस अवस्था को ही रोग कहा गया है। और जब दोष अपनी सम अवस्था में रहते हैं, दोष साम्यम, सम अवस्था में जब दोष रहते हैं, वो अरोगता है। अरोगता यानी कि स्वास्थ्य है, निरोगता है, यानी कि जो निरोगी अवस्था है वो तब कही जा सकती है कि जब दोष जो है वो अपनी साम्य अवस्था में है। तो इसीलिए दोषों की विकृति को पढ़ना बहुत जरूरी है। पिछले 3 लेक्चर्स में हम दोषों की प्राकृत अवस्था को जान चुके हैं कि वात, पित्त और कफ प्राकृत अवस्था में कैसे होते हैं। बड़ा ही डिटेल में इनके टाइप्स वगैरह भी हमने सब पढ़े हैं। लेकिन अब हम इनकी विकृत अवस्था में जानेंगे कि विकृत अवस्था में दोष कैसे लक्षण दिखाते हैं, और सबसे पहले कि विकृत अवस्था आ क्यों रही है, किन कारणों की वजह से ये दोष जो है वृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं या क्षय को प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके भी कुछ कारण रहे होंगे, कुछ ऐसा आहार लिया होगा या कुछ ऐसा विहार किया होगा जिसके कारण ये दोष जो है वृद्धि या क्षय को प्राप्त होते हैं। तो अभी हम इनमें डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जो दोष की जो विकृति है ना, दोष की जो विकृति है वो 2 प्रकार से होती है। या तो दोषों में वृद्धि हो जाएगी या दोषों में क्षय हो जाएगा। वृद्धि यानी कि दोष बढ़ जाएंगे, क्षय में यानी कि दोष घट जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भी क्षय में 2 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। या तो जो दोष हैं उनके खुद के जो गुण कर्म है प्राकृत, वही बढ़ जाएं। जैसे किसी का दोष का गुण है, जैसे कफ का गुण है शीत है, प्राकृत गुण है, लेकिन वो बढ़ जाए तो वृद्धि में हो गया कि दोष का जो प्राकृत गुण है या कर्म है वो बढ़ जाए। और दूसरा होता है कि उसके जो विरोधी गुण हैं, जो दोष के विरोधी गुण हैं, वो घट या बढ़ जाए, मतलब वो बढ़ जाए। यानी कि देखो, एक तो खुद के गुण बढ़ गए, ठीक है, और एक अवस्था ऐसी है कि उसमें खुद के गुण नहीं बढ़े, वो उतने के उतने हैं, लेकिन उनके जो अपोजिट गुण हैं वो बढ़ जाएं। तो उसमें क्या होता है कि क्षय की जैसे अवस्था आ जाती है। जैसे कि मान लो कफ का गुण है शीत, ठीक है, अब वो यूं का यूं है, कफ प्राकृत में, लेकिन क्या हुआ कि जो पित्त है उसका उष्ण गुण बढ़ गया। अब उष्ण गुण की वजह से क्या है कि जो कफ है उसका शीत गुण घट जाएगा, तो वो क्षय को प्राप्त हो जाएगा। तो दूसरा है कि विरोधी गुणों की वृद्धि हो जाना। अब दोषों की वृद्धि होने पर उनके गुण कर्मों में वृद्धि हो जाती है। कोई भी दोष बढ़ेगा तो उसके जो गुण हैं, उसके जो कर्म हैं वो बढ़ जाएंगे। अब देखते हैं कि दोषों की क्षमता 3 प्रकार से हो गई। ऐसे कि एक तो प्राकृत दोष के गुण कर्मों का क्षय, कि भाई उसके जो खुद के गुण कर्म हैं वो कम हो गए, या दो दूसरे के गुण कर्म हैं वो बढ़ गए। या फिर क्या है कि जो दोषों के प्राकृत गुण कर्म हैं वही बढ़ गए। समझ रहे हैं आप? कि या तो जो दोष है उसके गुण कर्म जो हैं वो कम हो गए, ठीक है, एक कंडीशन ये। जब उसका एक कंडीशन ये कि जब उसके विरोधी जो गुण हैं वो बढ़ गए। अब जब विरोधी गुण बढ़ गए तो इसके जो हैं वो तो वैसे ही कम हो गए भाई। जब दूसरे की उष्णता बढ़ गई तो कफ की जो है वो शीतलता तो वैसे ही कम हो गई। तीसरा होता है उसकी वृद्धि, कि भाई जो प्राकृत गुण है वो बढ़ जाए, प्राकृत गुणों में वृद्धि हो जाए। तो ये है इसकी दोष की क्षय और वृद्धि 3 प्रकार से हो रही है। अब हम आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि भाई दोष और दोष की वृद्धि और क्षय में क्या कारण है। भाई ऐसा क्या हो रहा है कि भाई दोष में वृद्धि हो रही है, दोष में क्षय हो रहा है। इसके लिए आपने चरक संहिता में पढ़ा होगा सामान्य विशेष का सिद्धांत। अगर आपकी चरक शुरू हो गई है, आपने चरक संहिता पढ़ ली है, तो वहां आपने सामान्य विशेष का सिद्धांत पढ़ा होगा। वहां नहीं पढ़ा है तो कोई नहीं, मैं हूं ना, यहाँ पढ़ाऊंगा आपको। देखो, आचार्य कहते हैं कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणं ह्रास हेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु।
कि कहते हैं कि सभी, हमेशा सभी भावों में वृद्धि का कारण होता है सामान्य। सामान्य का आप ऐसे अर्थ समझिए, सामान्य मतलब सेम या सिमिलर। देखिए मैं आपको अलग से बताता हूँ इसके लिए। सामान्य जो होता है वो होता है सेम या सिमिलर। सामान्य, सामान्य का सामान्य का अर्थ है सेम, यानी कि सेम चीज में सेम ही चीज मिला दोगे तो वो बढ़ जाएगी। सामान्य में सामान्य को मिलाओगे तो वो बढ़ जाएगा। जैसे कि ये एक सामान्य है, देखो आपको ना एग्जांपल लेके समझाता हूँ, उससे आपको सही समझ आएगा। ये कोई चीज है, कोई द्रव्य है, ठीक है, ये सामान्य है। अब इसमें आप अगर सामान्य को ही मिला दोगे तो ये इंक्रीज हो जाएगा। अब इसको एग्जांपल से देखो, मान लो ये दूध रखा है, ये दूध है और कितना है, 1 लीटर दूध है, ठीक है। अब इस दूध का सामान्य क्या हुआ, सामान्य मतलब सेम, इस दूध का सेम क्या हुआ, इस दूध का सेम दूध ही हुआ। यानी कि दूध में अगर हम दूध मिला दें, यानी कि सामान्य में सामान्य मिला दें, दूध में अगर हम दूध मिला देंगे तो ये जो सामान्य है ये बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी वृद्धि हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। मान लो ये 1 लीटर था, अब 1 लीटर से ये बढ़ के 2 लीटर हो गया, क्योंकि हमने इसमें 1 लीटर दूध मिला दिया। मान लो ये 1 लीटर हमने लिया था, तो 1 लीटर दूध में 1 लीटर दूध मिलाने से वो 2 लीटर हो गया, यानी उसकी वृद्धि हो गई। वही ये सिद्धांत कहता है कि सामान्य में सामान्य की वृद्धि होने से वृद्धि हो जाती है, कि सामान्यम वृद्धि कारणम, यानी कि सेम चीज का इस्तेमाल प्रयोग किया जाए तो वह वृद्धि करता है। और ऐसे ही ये कहता है कि विशेषस्तु, जो विशेष होता है वो ह्रास करता है। कि भाई सामान्य में सामान्य की वृद्धि हो रही है, ठीक है, लेकिन अगर किसी विशेष चीज का प्रयोग किया जाए तो वो ह्रास कर देता है। एग्जाम्पल देखो, मैं आपको समझाता हूँ कि विशेष होता क्या है। पहले सबसे पहले देख लो विशेष। विशेष का मतलब होता है अपोजिट, ठीक है। तो ये आ गया विशेष। विशेष मतलब अपोजिट। तो विशेष का मतलब है अपोजिट, जो उसका उल्टा है। अगर किसी चीज में हम उसके अपोजिट चीज मिला दें तो उसका नाश हो जाता है। ये कहता है कि विशेष जो है वो ह्रास करता है। विशेष क्या करता है, ह्रास करता है, यानी कि डिक्रीमेंट करता है, डिक्रीज करता है। आपको एग्जांपल देके समझाता हूं कि ये भाई कोई बाल्टी है, अब इसके अंदर हमने क्या करा कि पानी डाल दिया, लेकिन पानी कैसा है, गर्म पानी है। अब लेकिन अब एक गर्म पानी है, अब हमें इसे और गर्म करना है, भाई ये पानी और गर्म हो जाए, वृद्धि करनी है इसके उष्ण गुण में, तो हम क्या करेंगे कि सामान्य का प्रयोग करेंगे। सामान्य मतलब और गर्म पानी इसमें मिला देंगे, और गर्म पानी मिलाएंगे, यानी कि इससे भी उष्ण पानी मिलाया, सामान्य मिलाया, तो इसके गुण में वृद्धि हो जाएगी, यानी और गर्म हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसके अपोजिट, अपोजिट का मतलब विशेष का प्रयोग करें, विशेष का मतलब ये जो गर्म पानी था, ये जो हॉट वाटर था, ये जो हॉट वाटर था, अगर हम इसमें और पानी मिला दें, लेकिन कौन सा मिला दें, कोल्ड वाटर मिला दें, क्योंकि कोल्ड वाटर जो है वो इसके लिए क्या है, कोल्ड वाटर इसके लिए विशेष है। विशेष यानी कि अपोजिट है। तो ठंडे पानी में हमने उसका अपोजिट मिला दिया, उस गर्म पानी में हमने उसका अपोजिट मिला दिया, यानी कि ठंडा पानी मिला दिया, तो इसका जो गुण था, उष्ण जो गुण था, उसमें क्या होगा, ह्रास हो जाएगा, वो गुण कम हो जाएगा। तो यानी कि सामान्य, यानी कि सेम चीज का प्रयोग करने पर गुण में वृद्धि होती है, लेकिन अपोजिट का प्रयोग करने पर गुण में क्षय होता है। इसी को कहते हैं सामान्य और विशेष का सिद्धांत। अब आप समझे कि सामान्य और विशेष क्या होता है। अगर पहले पढ़ लिया हो तो भाई बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा हो तो अब आपने समझ लिया है कि सामान्य विशेष क्या होता है। तो वही बात यहाँ है कि दोष की वृद्धि और क्षय में भी यही चीज कार्य करती है कि भाई जब सामान्य का प्रयोग करेंगे
सेम चीज का प्रयोग करेंगे। जैसे दो दोष के समान गुण वाली चीजें हैं, सामान्य है, दोष के लिए जो सामान्य है उनका प्रयोग करेंगे तो दोष के उन गुणों में वृद्धि होगी, यानी दोष की वृद्धि होगी। और जब उनके लिए विशेष जो चीजें हैं, विशेष का प्रयोग करेंगे, उनकी अपोजिट चीजों का प्रयोग हम करेंगे तो क्या होगा, दोष के उन गुणों का क्षय होगा, यानी दोष जो है वो क्षय को प्राप्त होंगे। यही सिद्धांत है जो दोष के वृद्धि और क्षय में लगाया जाता है। इसी की वजह से हम ये जान सकते हैं कि दोष में वृद्धि क्यों हो रही है और क्षय क्यों हो रहा है। तो सामान्य विशेष सिद्धांत आपको समझ आ गया कि सर्वदा सर्वभावानां सामान्यं वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्तिर उभयस्य तु, अर्थात शरीर में सभी भावों की वृद्धि करने वाला सामान्य कहा जाता है और ह्रास का कारण विशेष होता है। भावों से तात्पर्य द्रव्य, गुण और कर्म से है। अब देखो, जो द्रव्य, गुण और कर्म तीन चीजें बोली कि भाई सामान्य भी तीन तरह का है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य, और विशेष भी तीन प्रकार का होता है, द्रव्य सामान्य, गुण सामान्य, कर्म सामान्य। अबे द्रव्य, गुण और कर्म क्या होता है? जैसे समझो कि जब सेम द्रव्य का प्रयोग करें तब वो द्रव्य सामान्य होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मांस खाने से मांस धातु की वृद्धि होती है, यानी कि मांस धातु की वृद्धि के लिए हमने सेम द्रव्य यूज कर लिया, मांस यूज कर लिया, यानी किसी में मांस की कमी थी तो क्या किया कि भाई तेरी मांस धातु बढ़ानी है हमने, तो तू मांस खा ले, तो उसको मांस धातु दे दी, तो क्या हुआ, द्रव्य सामान्य होगा कि सेम द्रव्य की चिकित्सा करके इसको वृद्धि कर दी हमने। अब होता है गुण सामान्य। गुण सामान्य का अर्थ है कि भाई कोई ऐसे गुण वाला पदार्थ हमने प्रयोग किया जिसका गुण सेम है, सेम गुण वाली चीज का प्रयोग किया और हमने वृद्धि कर दी। तो जैसे कि दुग्ध पीने से शुक्र की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि दूध के और शुक्र के गुण समान हैं, एक जैसे हैं। तो दूध पीने से शुक्र की वृद्धि हुई, तो ये कौन सा सामान्य हो गया? ये हो गया गुण सामान्य, क्योंकि इन दोनों के गुण सेम हैं। जब द्रव्य सेम यूज किया तो द्रव्य सामान्य हो गया, जब सेम गुण को देखकर हमने वृद्धि कर दी तो वो क्या हो गया? गुण सामान्य हो गया। ऐसे ही होता है कि कर्म सामान्य। कर्म सामान्य होता है कि भाई जब हम एक ऐसे कर्म का प्रयोग करें जो कि वृद्धि करने वाला है, उसे कर्म सामान्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि भाई किसी को मान लो वात बढ़ा हुआ है, हमने वात को कम करना है, तो हम क्या करेंगे? वात के जो गुण हैं उसके विपरीत गुणों को बढ़ाएंगे। अब ऐसा कहा जाता है कि जो दिन में सोना है वो अभिषंद कारक है, वो अभिषंदी होता है, वो कफ को बढ़ा देता है। तो हम ऐसा कर्म करेंगे कि भाई जो कफ बढ़ेगा, जो वात और कफ के गुण अपोजिट हैं, आपने पता है शीत को छोड़ के वात और कफ के गुण अपोजिट हैं, तो हम क्या करेंगे कि दिन में उसको सुला देंगे पेशेंट को। जो दिन में सोएगा तो उसका क्या है, वात के जो गुण थे उसके अपोजिट गुण वैसे ही बढ़ जाएंगे, वात के गुण शांत हो जाएंगे। समझ रहे हो? अब जैसे कि मान लो किसी का हमने वजन है, वजन बढ़ाना है, तो उसको दिन में सुला दो। दिन में सुलाओगे तो भाई क्या है, उसका कफ बढ़ेगा, तो सामान्य बढ़ा, सामान्य गुण बढ़ गए, गुरुता उसके शरीर में बढ़ जाएगी। इसे कहते हैं कर्म सामान्य। ऐसा ही होता है विशेष सामान्य। विशेष सामान्य में भी क्या होता है कि सेम चीजों का, द्रव्यों का यूज करके, गुण का और कर्म का यूज करके हम चीजों को घटा देते हैं, उसमें ह्रास किया जाता है। तो ये था सामान्य विशेष का सिद्धांत। सामान्य विशेष दोनों का संबंध ऐसे होता है जब शरीर में किसी दोष धातु की कमी पाई जाती है तो उसके सामान्य द्रव्य, गुण, कर्म का प्रयोग करके उसकी वृद्धि की जाती है। अब हम बात करते हैं सीधा दोषों की वृद्धि और क्षय पे। ठीक है, हमने सामान्य विशेष का सिद्धांत जान लिया कि भाई इसका ही प्रयोग करके जो है दोष की क्षय और वृद्धि होती है। अब देखते हैं कि कैसे, क्या कारण हैं जो इन दोषों में क्षय और वृद्धि कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम वात दोष की बात करते हैं। वात दोष की वृद्धि के अब कौन से कारण हो सकते हैं? वो कारण होंगे जो वात दोष के समान गुण वाले हैं, जिससे कि वात के गुण बढ़ जाएं। सामान्य याद है ना, सामान्य। तो अब देखो वात वृद्धि के कारण क्या हैं? रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म चलादि गुण। यानी कि देखो ये सभी वात के गुण हैं। वात दोष के जब गुण पड़े थे ना, तो देखो रुक्ष यानी कि ड्राई चीजें, लघु यानी कि लाइट जिसका वजन कम हो, शीत यानी ठंडा, खर यानी रफ, सूक्ष्म यानी कि जो माइन्यूट हो, चल यानी कि जो मूवमेंट आदि है। इन गुणों का सेवन करे कोई, इन गुणों की चीजों का प्रयोग करे, आहार विहार का प्रयोग करे, खाने का प्रयोग करे। जैसे मान लो कि रुक्ष है, कोई सूखी सब्जी ज्यादा खाए, सूखे जैसे बिस्किट है, बिस्किट सूखे होते हैं, सूखी चीजें खा रहा है। शीत है, ज्यादा ठंडा पानी पी रहा है। लघु है, हल्का खाना खा रहा है। ये सब वात को बढ़ाने वाले हैं। जब रस की बात करते हैं तो आपको याद है हमने 6 रस पढ़े थे।
कौन कौन से? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो उसमें से भी हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से रस कौन से दोष को बढ़ा रहे हैं और घटा रहे हैं। तो वही यहाँ पे कार्य होगा कि कटु, तिक्त और कषाय रस जो हैं ये वात को बढ़ाने वाले होते हैं। यानी इन गुणों वाले आहार का सेवन कर लो तो वात बढ़ जाएगा, और इन्हीं गुण वाले विहार का सेवन कर लो तो वात की वृद्धि होती है। फॉर एग्जाम्पल, रात को जागना रुक्ष होता है, रात को जागने से रुक्ष गुण बढ़ता है। तो जो व्यक्ति रात को जाग रहा है यानी कि उसका रुक्ष गुण बढ़ रहा है, यानी कि उसका वात दोष भी बढ़ रहा है। ये विहार हो गया। ठीक है, आहार वो होता है जो हम खाते हैं, विहार जो होता है जो हम करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वात क्षय के कारण कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से वात का क्षय हो जाता है। अब इसमें वही आएगा भाई, जो वात के गुण है उसके अपोजिट वालों का प्रयोग करना शुरू कर दो तो वात का क्षय हो जाएगा। कैसे? वात क्या था? रुक्ष था, तो हम क्या कर रहे हैं? स्निग्ध गुण का प्रयोग कर रहे हैं। वात क्या था? शीत था, तो उष्ण कर रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही स्निग्ध, उष्ण, गुरु, स्थिर, पिच्छिल, श्लक्षण आदि गुणों का तथा रस कौन से? मधुर, अम्ल तथा लवण रसों का प्रयोग करने से आहार में वात का क्षय होता है, तथा ऐसे ही गुण वाले विहार से वात दोष का क्षय होता है। जैसे दिन में सोने लग जाओ, यानी कि इसके अपोजिट गुणों वाला कर रहे हो। दिन में जो सोना होता है वो विषंदी होता है, स्निग्ध होता है, वात कफ को बढ़ाता है, वात का क्षय कर देगा। तो ऐसे ही विहार का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो इन कारणों की वजह से वात दोष में वृद्धि भी होती है, और वात दोष में जो क्षय के कारण है वो भी हमने डिस्कस कर लिए। अब हम देखेंगे कि ऐसे कौन से कारण हैं जो पित्त दोष को बढ़ा देते हैं और पित्त दोष को कम कर देते हैं। तो सबसे पहले पित्त को बढ़ाने वाले कारण देखते हैं। तो पित्त के समान गुण वही कि स्निग्ध, उष्ण, तीक्ष्ण, द्रव और सर गुणों का जब प्रयोग किया जाए, या फिर अम्ल, लवण और कटु रस का प्रयोग किया जाए, समान गुण है ना, और ये वाले जो रस हैं ये पित्त को बढ़ाते हैं। महाभूत के हिसाब से हमने देखा था कैसे करते हैं, पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं दोबारा से। तो इनका प्रयोग करने से, आहार का सेवन करने से तथा ऐसे ही गुण वाले विहार के सेवन से पित्त दोष की वृद्धि होती है। जैसे कोई गर्म खाना खा रहा है, स्निग्ध खाना खा रहा है, ठीक है, पूरा नमक वमक डाल के अच्छे से, और कटु रस यानी तीखा यानी कि मिर्ची भी खा रहा है साथ ही साथ में, है ना। तो ऐसे से करने से क्या होगा कि पित्त बढ़ जाएगा। अब विहार में देख लो, ऐसे ही विहार कर लो। विहार जैसे कि भाई उष्ण है, उष्ण गुण वाला विहार, यानी कि कोई कमरे में ना भट्टी जला के बैठ जाए गर्मी के मौसम में, एक तो वैसे ही गर्मी, ऊपर से और गर्मी कर ली, तो क्या होगा? पित्त बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही आहार विहार का सेवन करने से पित्त दोष में वृद्धि होती है। अब पित्त दोष के क्षय के कारण की बात करते हैं, तो अपोजिट कर दो उसका। तो रुक्ष, मंद, शीत, सांद्र और स्थिर आदि गुणों का प्रयोग करने से, मधुर, तिक्त और कषाय रस का प्रयोग करने से क्या है? पित्त दोष में क्षय होता है। और ऐसे ही गुण वाले विहार का प्रयोग करने से पित्त दोष में क्षय देखने को मिलता है। अब हम आगे चलते हैं, कफ दोष की बात करते हैं। तो कफ दोष में किन किन वजहों से भाई वृद्धि और क्षय होता है वो हम देखते हैं। तो कफ दोष में वृद्धि के कारण है समान गुण वाले अभ्यास। समान गुण अभ्यास कैसे? गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, स्थिर, पिच्छिल। देखा, एक चीज नोटिस करिए, सभी हैं जो कफ के गुण हैं। अब सेम गुण का आप अभ्यास करोगे तो कफ अपने आप बढ़ जाएगा, सामान्य वृद्धि कारणम। तो इन सभी गुणों का प्रयोग करने से तथा मधुर, अम्ल तथा लवण रस वाले आहार का सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है, तथा ऐसे ही गुण वाले विहार का सेवन करने से कफ की वृद्धि होती है। जैसा कि बताया था, दिन में सोना क्या है? स्निग्ध है, तो दिन में सोना शुरू कर दो, कफ की वृद्धि हो जाएगी। समान गुण वाला विहार हमने करा। अब बात करते हैं कफ के क्षय के बारे में। कफ के क्षय के क्या कारण हैं? तो इनके अपोजिट करो। उष्ण, लघु, रुक्ष, कठिन, सर, विशद आदि गुणों का प्रयोग करने से, साथ ही साथ में कटु, तिक्त और कषाय रस। कटु, तिक्त, कषाय क्या थे? वात को बढ़ा रहे थे, कफ को हटा रहे हैं। तो कफ का क्षय करते हैं कटु, तिक्त, कषाय रस। ऐसे आहारों का प्रयोग करने से तथा इन्हीं गुण वाले विहार का प्रयोग करने से क्या होता है? कफ दोष में क्षय हो जाता है। अब हम आगे चलते हैं कि भाई हमने क्या है कि भाई इनके क्षय का पढ़ लिया, लेकिन आचार्यों ने साथ ही साथ, है ना, आचार्य चरक जो थे ना, बड़े समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने क्या करा? एक श्लोक दिया। भाई इसमें समझा देता हूँ कि कैसे त्रिदोष क्षय होते हैं, अलग अलग बताने की जरूरत नहीं है। तो वो क्या कहते हैं कि वात पित्ते कफे चैव क्षीणे लक्षणम उच्यते कर्मणः प्राकृताद्धिर्वा अपि विरोधिनाम। ये कह रहे हैं कि भाई वात, पित्त और कफी जो तीन दोष है ना, इनके जो प्राकृत कार्य हैं, सॉरी लक्षण की बात हो रही है, इनके जो प्राकृत कार्य है ना, इनमें जब कमी आ जाए तो समझ लो ये दोष कम हो गए हैं।
भाई ये वात पित्त त्रिदोषों के क्षय के लक्षण बता रहे हैं कि भाई एक ही श्लोक में मैं कवर कर दूंगा। अलग अलग क्यों पढ़ रहे हो कि भाई वात पित्त और क्षय को कैसे पहचानो, कम हो गए हैं तो कम के लक्षण बता रहे हैं कि जब इनके प्राकृत कर्मों में प्राकृत जो इनके नेचुरल कर्म है, जो हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा ना, वात पित्त और कफ, इनके प्राकृत कर्म पढ़े, तो उनमें जब कमी आ जाए तो समझ लेना कि ये दोष कम हो गए हैं, क्षय हो गया। और वृद्धि में भी ऐसा था, जब इनके कर्म बढ़ जाएं तो समझ लेना इनकी वृद्धि हो गई है। तो यही कह रहे हैं कि वात पित्त व कफ के क्षीण होने पर उन दोषों के जो प्राकृत कार्य होते हैं उनमें न्यूनता आ जाती है या विरोधी कार्यों में अधिकता हो जाती है, तो अपोजिट गुण बढ़ जाएंगे या उनके गुण घट जाएंगे। तो ये हैं इसके क्षय के लक्षण। 3 दोष के क्षय के लक्षण आचार्य चैक ने एक ही बार में बता दिए, लेकिन फिर भी हम तो भाई पढ़ेंगे क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई किस दोष के क्या खास लक्षण हैं। अब चैक ने तो भाई अपना पल्ला झाड़ लिया, तो हम आ जाते हैं आचार्य वाग्भट पे। वाग्भट बताएंगे सही से। वाग्भट वात क्षय के लक्षण बताते हैं, कहते हैं कि लिंगम क्षीणे अनिले अंगस्य साधो अल्पम भाषिते हितम संज्ञा मोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध युक्तामय संभव। कहते हैं कि लिंगम क्षीणे अनिले, लिंगम का अर्थ होता है लक्षण, क्षीण यानी कि घटे हुए, अनिल यानी कि वायु, तो घटी हुई वायु के लक्षण बताते हैं कि अंगस्य साधो, अंग में साध होना यानी कि टूटने जैसी की पीड़ा होना, अंग में साध होना, पीड़ा होना अंगों में, यानी कि होता है ना बॉडी एक, जिसको बोलते हैं बॉडी एक हो रहा है, तो अंग साध। अल्प भाषिते यानी कि वो कम बोलेगा, अल्प भाषण करेगा, बोलने में उसके कमी आ जाएगी। संज्ञा मोह, संज्ञा का नाश हो जाएगा और मोह होगा। संज्ञा नाश का अर्थ होता है कि एक तरह से बेहोशी समझ लो, बाहर के संसार का ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थता हो जाती है, बेहोशी के टाइप समझो। तो संज्ञा नाश हो सकता है, मोह हो सकता है, मोह यानी चक्कर इत्यादि आना हो सकता है। श्लेष तथा श्लेष्मा वृद्धि युक्ता में संभव, यानी कि श्लेष्मा की वृद्धि के जो लक्षण हैं वो भी इसमें आएंगे। क्यों भाई, इसके तो गुण कम हो गए, लेकिन जो अपोजिट गुण थे फिर वो बढ़ेंगे, है कि नहीं। तो अपोजिट गुण किसके थे, वो थे कफ के। तो वही है कि भाई अंग साध हो रहा है, भाषण में अल्पता हो रही है, संज्ञा नाश हो रहा है, मोह हो रहा है, कफ के वृद्धि के लक्षण आ रहे हैं। कफ के वृद्धि के लक्षण कैसे, शरीर में गुरुता बढ़ जाएगी, नींद ज्यादा आएगी, आलस्य होगा, तो वही सब हैं, आलस्य, गौरवता और अति निद्रा आदि, ये सभी वात क्षय के लक्षण हैं। आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं इस बारे में। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि मंद चेष्टा, जो चेष्टाएं हैं, एक्टिविटीज व्यक्ति करता है, कोई भी कार्य करेगा वो मंद हो जाएगा, वो धीरे धीरे करेगा। अल्प भाषण यानी कि कम बोलेगा। अहर्ष, अहर्ष यानी कि एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी। एक्साइटमेंट जो होती है बात की वजह से होती है, उसका क्षय हो रहा है तो एक्साइटमेंट नहीं होगी। मूढ़ संज्ञता, मूढ़ संज्ञता यानी कि बिल्कुल जड़ हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं समझेगा, उसको कुछ कितना समझाओ बस वो चुपचाप पड़ा रहेगा। क्यों, बात का उसका क्षय हो गया है, ज्ञान आदि वो प्राप्त नहीं कर पा रहा है। अब हम आगे चलते हैं तो देखते हैं कि वात की वृद्धि के लक्षण क्या हैं। भाई वात अगर बढ़ जाए तो क्या लक्षण आते हैं। तो कहते हैं वृद्धस्तु गुरुत्व नील काशर्य काष्णे उष्ण कामत्वम। काशर्य यानी कि देह में कृष्णता आ जाना, देह का पतला हो जाना। कृष्णता मतलब पतलापन आ जाना, देह में होता है ना, कुछ कहते हैं सूख के माचिस की तीली जैसा हो गया है। वो कैसे हो गया है, क्योंकि उसका वात बढ़ गया है, तो देह में कृष्णता आ रही है, काशर्य हो रहा है। कार्षण्य, कार्षण्य यानी कि श्यावता यानी कि हल्का सा कालापन आ जाना, कालीमा लगेगी, हल्का हल्का ना डल डल सा चेहरा लगेगा। वो जैसे अपने नॉर्मल भाषा में क्या कहते हैं, इसकी तो चेहरे की रंगत ही उतर गई है। तो चेहरे की रंगत कैसे उतर गई है, क्योंकि उसके वात की वृद्धि हो गई है। तो कार्षण्य यानी कि श्यावता भी आ रही है। उष्ण कामत्वम, अब यार वात जो है बढ़ गया है, तो वात का एक गुण है शीत, तो शीत भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठंड लगने लग जाएगी उसको। तो क्या करेगा, उष्ण चीज की कामना करेगा। भाई मेरे को तो यार भट्टी के आगे बिठा दो, हीटर के आगे बिठा दो यार, गर्मा गर्म खाना ला दो यार, रजाई उड़ के बैठ जाऊं, पूरी गर्माहट में आ जाऊं। तो वात वृद्धि में क्या है, उष्ण कामत्वम, उष्ण की कामना करेगा। कंप, हाथ पर कांपने लग जाएंगे। वात का गुण क्या है, चल है, तो सभी हमारे अंगों को चल बना देगा, हाथ पर कांपने लग जाएंगे वात की जैसे। तो कंप, आना, आना यानी पेन होएगा, मीठा मीठा दर्द होएगा, उसको पेन रहेगा। शकृत ग्रहण, शकृत यानी कि मल का ग्रह हो जाएगा, यानी कि मल जो है वो विबंध हो जाएगा। मतलब कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलेट कर सकते हो कि कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, उसको मल नहीं आएगा। वो सब कुछ सुखा दे रहा है, वात की इतनी वृद्धि है, उस मल को भी सुखा दे रहा है। वो मल पूरा सूख गया है तो निकलेगा कैसे भाई, तो मल में विबंध हो जाएगा। बल निद्रेंद्रिय भ्रंश, बल निद्रा और इंद्रिय का नाश कर देगा।
यानी कि बल जो है उसको खत्म कर देगा। निद्रा आनी वो भी बंद हो जाएगी, इंद्रियां जो है वो भी सही से अपने ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाएंगी। प्रलाप भ्रम दीनता, प्रलाप यानी कि उल्टा सीधा बोलेगा। कुछ होता है ना, वही बीमारी बीमारी हो जाती है किसी को, जब बहुत ज़्यादा कमजोरी आती है फिर उल्टा सीधा बोलने लगता है, उसको खुद ही नहीं बताओ क्या बोल रहा है, जो मन में आ रहा है वो बोलता जा रहा है पागलों की तरह। तो जो उसे बोलते हैं प्रलाप, तो प्रलाप करेगा। भ्रम होगा, चक्कर आएंगे, उसको कुछ समझ नहीं आएगा आसपास क्या है। दीनता होगी यानी कि पूरी कमजोरी आ जाएगी शरीर में, दीन उसकी हालात हो जाएंगे। लेकिन आचार्य अब सुश्रुत क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि कर्कश भाषण, कर्कश भाषण यानी कि वो बोलेगा ना तो उसकी आवाज बड़ी कर्कश लगेगी यार, ऐसे पत्थर मार रहा हो जैसे, मतलब उसकी आवाज है ना सुनने में अनप्लीजेंट होगी, अप्रिय होगी। कृश शरीर, बिल्कुल पतली बॉडी होगी, उसका पतला शरीर होगा। श्यावता, सेम वही बात, श्यावता यानी कि काषण्य, यानी कि उसके जो चेहरे की रंगत है, शरीर की रंगत वो उतर जाएगी, थोड़ी कृष्णता आ जाएगी, श्याव रंग आ जाएगा, थोड़े कालापन आ जाएगा शरीर में। अंगों में स्फुरण, अंगों में स्फुरण यानी कि ट्विचेस आएंगे, यानी कोई होता है ना अंग फड़कते हैं, स्फुरण हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ टच कर रहा है, कुछ ट्विच हो रहा है, तो अंगों में स्फुरण होगा। उष्ण आहार विहार की इच्छा, यहाँ बताया ना आचार्य ने उष्ण कामत्तम, तो वही है, शीत गुण बढ़ गया है उसका, तो वही उष्ण कामना करेगा, उष्ण आहार विहार की इच्छा करेगा। निद्रा नाश, निद्रा का नाश हो जाएगा, सारी रात उल्लू की तरह जागता रहेगा। अल्प बल, बल कम हो जाएगा वात वृद्धि में। मल अवरोध, यहाँ देखो मल का विबंध हो रहा था ना, यहाँ मल का अवरोध हो रहा है, सेम बात है। तो ये सब थे वात के वृद्धि के लक्षण। अब हम पित्त दोष की बात करते हैं, तो पित्त दोष के क्षय के लक्षण में आचार्य कहते हैं कि पित्ते मंदो अनलः शीतम प्रभाहानि, कि पित्त जब कम हो जाता है, पित्त का क्षय हो जाता है, तो मंदो अनलः यानी कि जो अग्नि है, जो जठराग्नि है वो मंद हो जाती है। शीतम यानी कि शरीर में शीत गुण बढ़ जाता है, उसको ठंड ज़्यादा लगती है, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं। प्रभाहानि, प्रभाहानि यानी कि जो कॉम्प्लेक्शन है, जो कांति है, एक चमक होती है यार चेहरे पे कि भाई हाँ चमक रहा है व्यक्ति यार, इसमें अलग ही कॉम्प्लेक्शन है, तो उसकी हानि हो जाती है, प्रभा शरीर से खत्म हो जाती है। आचार्य सुश्रुत भी यही बात कहते हैं, मंदाग्नि हो जाती है और प्रभा हानि हो जाती है। वाग्भट आगे कहते हैं पित्त वृद्धि के लक्षण बता रहे हैं। वाग्भट कह रहे हैं कि पित्त वृद्धि में क्या है, जोंडिस जैसा सिम्टम देखना तुम अब यहाँ पे क्या है, पीत विणमूत्र नेत्र त्वक, यानी कि मल, विण यानी विट, विट यानी मल, मूत्र और नेत्र और त्वचा, यानी कि उसका मल, मूत्र, नेत्र और त्वचा सब पीले रंग की हो जाती हैं। अब आपने जॉन्डिस के केस देखे, इसको कहते हैं आम भाषा में पीलिया हो गया है, तो पीलिया के, जो पीलिया का पेशेंट होता है ना, उसकी पूरी स्किन येलो रखी होती है, उसकी आंखें ना, आंखें देखोगे आप वो भी पूरी येलो रखी होती हैं, ठीक है, उसका भाई जो मल मूत्र इत्यादि हैं वो भी पूरे येलो आते हैं। कैसे आ रहे हैं, क्योंकि पित्त वृद्धि वहां हो रही है, पित्त वृद्धि के सारे लक्षण आ रहे हैं। साथ ही साथ क्या होता है, शुद्ध यानी कि शुद्धा उत्पन्न होती है। पित्त क्या है, आग्नेय है, गर्मी करता है, तो उसको क्या है, खाना चाहिए कुछ ना कुछ पचाने के लिए, तो क्या है, उसको भूख उत्पन्न होती है, तृष्णा, प्यास लगती है, भाई जब सब उष्ण है, इतना सब सुखा रहा है तो प्यास तो लगेगी। दाह होगा, शरीर में बर्निंग सेंसेशन होगी, ऐसा लगेगा कि यार शरीर जल रहा है, दाह हो रहा है। अल्प निद्रा, यहाँ भी देखो अल्प निद्रा हो रहा है, जो कि वात वृद्धि में हो रहा था ना, निद्रा का नाश हो रहा था, यहाँ पे अल्प निद्रा की, नींद बड़ी कम आएगी, क्यों, उसको गर्मी इतनी लगेगी यार, दाह इतना होगा शरीर में, कहाँ से वो सो पाएगा, तो अल्प निद्रा होगी। हम बात करते हैं कफ दोष के बारे में, तो कफ दोष के क्षय के लक्षण की बात करते हैं, तो कफे भ्रमः, कफ दोष का क्षय होने पर भ्रम हो जाता है, कुछ समझ नहीं आता आसपास क्या चल रहा है। कफ क्या है, बल ही तो है, हमारा बल नाश हो जाएगा तो कुछ समझ नहीं आएगा। तो कफ का नाश के लक्षण कफ के क्षय के लक्षण ही हैं, सेम वैसे हैं जैसे वात वृद्धि हो रही हो। श्लेष्माशयनाम शून्यत्वम, श्लेष्मा के जितने भी आशय हैं, यानी कि श्लेष्मा के जो हमने स्थान पढ़े थे ना, याद हो तो आपको, तो उन्हीं सभी स्थानों में शून्यत्व आ जाएगा, यानी कि वहां ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सूख गए हैं वो आशय। हृद्रव, हृद्रव यानी कि हृदय में दीनता, हृद्रव यानी कि वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मेरा तो जी सा बैठा जा रहा है, दिल सा बैठा जा रहा है, वो दिल सा बैठा कैसे नहीं आता, वो हृद्रव हो रहा होता है। वो हृदय यानी कि हृदय जो है ऐसा पिघलता सा महसूस होता है, जी बैठा जा रहा है जिसको कहते हैं, तो हृदय में दीनता उत्पन्न हो जाती है।
श्लथ संधिता यानी कि संधियों में शैथिल्य आ जाता है। शैथिल्य का मतलब जो संधियों में जो होता है ना एक्टिवनेस होती है वो नहीं रहती, शिथिल हो जाती है, बिल्कुल सारी मसल्स यूं पड़ जाती हैं, टोनिसिटी अपनी लूज कर देती हैं, तो संधियों में शिथिलता आ जाती है। तो ये बताए हैं आचार्य वाग्भट ने कफ के लक्षण क्षय के। अब आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि कफ क्षय में देह में रुक्षता बढ़ जाती है, वही अपोजिट वात वाले लक्षण बढ़ जाएंगे। अंतरदाह होगा, ये देखो एक नई चीज बताई कि अंतरदाह होगा, यानी कि अंदर तो जलन होगी कफ में, और आमाशय के अतिरिक्त श्लेष्मा के अन्य स्थानों में शून्यता हो जाएगी। यानी कि आमाशय को छोड़कर, कफ के आमाशय वाले स्थान को छोड़ के बाकी जितने भी स्थान हैं सब में शून्यता आ जाएगी। ऐसा लगेगा कि कुछ है ही नहीं भाई, बिल्कुल ही सूख गया है व्यक्ति। संधि शैथिल्य वही अभी हमने बात की। तृष्णा यानी कि प्यास लगेगी। दौर्बल्य कमजोरी आ जाएगी। निद्रानाश वही वात वृद्धि का लक्षण यहाँ पे देखने को मिल रहा है, निद्रानाश, जो कि कफ क्षय में मिल रहा है हमें। अब हम बात करते हैं कफ वृद्धि के लक्षण। भाई कफ जब शरीर में बढ़ जाता है तो क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? तो श्लेष्मा अग्नि सदन प्रसेकालस्य गौरवम, कि सबसे पहले तो अग्नि सदन होता है, यानी कि अग्नि जो है वो मंद हो जाती है। कफ बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया कफ, तो अग्नि मंद हो जाएगी। प्रसेक होगा यानी कि सलाइवेशन ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा लाला स्राव बनेगा, सलाइवा ज्यादा बनेगा। आलस्य यानी कि लेजीनेस आ जाएगी, कुछ काम करने का मन ही नहीं करेगा व्यक्ति को, कि यार भाई कफ बढ़ा पड़ा है, बिल्कुल मतलब लेजी हो जाएगा यार। भाई होता है ना, कई व्यक्ति होते हैं कि भाई संडे को क्या करेगा, बोला यार कुछ, कोई कहता है घूमने चलूंगा, कोई वहां जाऊंगा, ये काम करूंगा, कपड़े धोऊंगा, पता नहीं क्या स्टूडेंट्स का होता है कि कपड़े धोऊंगा। लेकिन कुछ होते हैं इनका कफ बड़ा वो होता है पूरे, वो क्या कहते हैं भाई संडे को क्या करेगा, बोला यार सोऊंगा। बोला यार छुट्टियां पड़ रही हैं एक हफ्ते की, क्या करेगा, बोला यार सोऊंगा। बोला यार गर्मियाँ की छुट्टियां हैं, गर्मियों की छुट्टियों में क्या करेगा, बोला दबा के सोऊंगा। तो उसमें क्या है, आलस्य आ रहा है कफ वृद्धि के कारण। अब गौरवता, शरीर में भारीपन बढ़ जाता है। अंगों में शिथिलता, अंग जो है वो शिथिल हो जाते हैं, बिल्कुल लिथार्जी आ जाती है। श्वेतता शैत्यता भी, श्वेतता क्या है भाई, सारे अंग है ना वाइट दिखेंगे, पूरा शरीर वाइटिश हो जाएगा कफ की वृद्धि के कारण। क्यों, कफ क्या है थोड़ा श्वेत वर्ण को वृद्धि करता है। शैत्यता यानी कि सभी अंगों में शीतलता आएगी, ठंडा ठंडा लगेगा। देखो शीत क्या था, वात का गुण था, लेकिन शीत क्या है, कफ का भी तो गुण है। कफ की वृद्धि में भी क्या है, सारे हाथ पैरों में ठंडक सी लगती है, ठंडक महसूस होती है, शैत्यता होती है। श्वास काश यानी कि ये सांस की बीमारियां होती हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा छींक आएगी या सांस लेने में परेशानी होगी। अति निद्रा यानी कि नींद बहुत ज़्यादा आएगी। ये सब हैं श्लेष्मा की वृद्धि के लक्षण। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि देह में शुक्लता, वही श्वेतता की बात की ना, शुक्लता यानी कि जो शरीर है वो सफ़ेद सफ़ेद लगेगा। शीतलता, ठंडा ठंडा शरीर लगेगा। शिथिलता, लेथार्जी आ जाएगी। गौरव यानी कि शरीर में वेट ज़्यादा होगा, हैवीनेस हो जाएगी। अवसाद, डिप्रेशन रहेगा। तंद्रा यानी कि थकावट जिसे कहते हैं, थकावट रहेगी, कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। निद्रा आदि, निद्रा बढ़ जाएगी, सोएगा ज़्यादा व्यक्ति। अब हम बात करते हैं, अच्छा हाँ, तो इसी के साथ होते हैं आपके सारे दोषों के वृद्धि और क्षय के लक्षण समाप्त। तो हमने जाना कि किन कारणों की वजह से वात, पित्त और कफ में वृद्धि क्षय होता है, इसमें कौन सा सिद्धांत लगता है। सामान्य विशेष का सिद्धांत हमने पढ़ा, तो ये सिद्धांत जो है इनकी वृद्धि और क्षय का कारण है। साथ ही साथ हमने जाना कि इनकी वृद्धि और क्षय होने के कारण क्या क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, किस दोष में वृद्धि से क्या लक्षण आ रहे हैं, किस दोष में क्षय होने से क्या लक्षण आ रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा इस सिलेबस का पॉइंट खत्म होता है, जो कि था वृद्धि और क्षय, दोषों की वृद्धि और क्षय। तो इसी तरह आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।